नमस्कार साथियों, हम हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी सेंटर पे। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं या जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया करके कमेंट करिए, हमें मैसेज करिए ताकि हमें ऊर्जा मिल सके और आपको बेहतर से बेहतर पढ़ा सकें। तो जो भी भाई बहन देख रहे हैं वो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या नहीं समझ पा रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बायोलॉजी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे टॉपिक क्लियर कराते हैं। तो इसी क्रम में अभी तक हमने आपको प्लेटे हेलमिंथ्रीज, एस्के हेलमिंथ्रीज पर चर्चा की है और अब हम एस्के हेलमिंथ्रीज का मेंबर की चर्चा कर रहे हैं। और इसके मेंबर में राउंड वर्म जो है वो पूरी तरीके से आप जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हम कई तरह से क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे एस्केरिस लुब्रिकेटस इसका साइंटिफिक नेम है और अपने अपने क्षेत्र में कोई इसे पेट के कीड़े कहता है, कोई इसे पेट के केंचुए कहता है। अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से जाना जाता है। हम इसके वर्गीकरण में स्थान की बात करते हैं। वर्गीकरण में इसका क्या स्थान है? सिस्टेमिक पोजीशन देखेंगे, क्या इसकी वर्गीकरण में स्थान है। तो इसका किंगडम की अगर हम बात करें, किंगडम तो आप जानते हैं ये एनिमल है। WH बटेकर के अनुसार 5 जगत प्रणाली के अंतर्गत एनिमलिया जगत में शामिल किया गया है। और इसके अगर फाइलम की हम बात करें, फाइलम तो इसका फाइलम होगा निमोटोडा, जिसे एस्के हेलमिंथ्रीज के नाम से भी जानते हैं। और क्लास की अगर बात करें तो फैस्मेडिया, ऑर्डर की अगर बात करें तो एस्केरोइडिया। और अगर हम जेनस की बात करें तो इसका जेनस देखने को मिलेगा एस्केरिस। अगर हम स्पीसीज की बात करें, इसकी स्पीसीज क्या होगी? तो इसकी स्पीसीज है लुब्रिकेटस, एस्केरिस लुब्रिकेटस। पूरा साइंटिफिक नेम आप देख रहे हैं। ये राउंड वर्म के मेल एंड फीमेल आपके सामने बने हुए हैं। ये सिस्टमिक पोजीशन हो गई इसकी, ये वर्गीकरण में स्थान हो गया इसका। वर्गीकरण में क्या पोजीशन है, क्या स्थान है, किस चीज़ को फाइलम में रखा गया है, किस चीज़ को क्लास में रखा गया है, किस ऑर्डर में रखा गया है, ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन कर दी। आप इसको नोट कर सकते हैं और मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हम इसके अगर हैबिट एंड हैबिटाट की बात करें, आगे हैबिट एंड हैबिटाट की बात करेंगे, इसका क्या हैबिट एंड हैबिटाट है। वास स्थान,
डी हैबिटेट हैबिटाट। हैबिटेट हैबिटेट की बात करें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का परजीवी है। ये मनुष्य के की आंत का, आंत का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ पर कौन सी आंत का परजीवी की बात कर रहे हैं? मनुष्य की स्मॉल इंटेस्टाइन का इंडोपैरासाइट है। पूरी तरीके से आंतरिक परजीवी है और इसकी अधिकता यानी कि प्रभाव एडल्ट के अपेक्षा चाइल्ड बच्चों में अधिक देखने को मिलती है। ये आप समझ रहे हो। इसका जो प्रभाव है, इसकी जो व्यापकता है, वो मनुष्य के स्मॉल इंटेस्टाइन में इंडोपैरासाइट है और इसकी अधिकता जो है एडल्ट की अपेक्षा बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। बच्चों को ये ज़्यादा प्रभावित करता है, ये आप समझ रहे हैं। इसके बाद हम इसका अगर जो ये सीप, कैटल और गिलहरी वगैरह में देखने को मिल जाता है, एनिमल को भी इफेक्टेड कर देता है, सीप को भी, पिग को भी। और ये डाइजेनेटिक है, मैन इसका प्राथमिक पोषक है। और इसका जो कहें हम कि पिग, ये इसका सेकेंडरी, और ये इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की हम चर्चा करेंगे। अब इसको हम हटाते हुए आपने लिख लिया होगा, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की चर्चा करते हैं हम अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए। हम अगर इसके मॉर्फोलॉजी की चर्चा करें, मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं। पहले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, बाह्य आकारिकी की वर्णन करते हैं हम। तो इसकी बॉडी कैसी होगी? बॉडी इलांगेटेड है, सिलेंड्रिकल है, कल स्पेंडल सा तर्करूपी तकुए की तरह, दोनों साइड पतली होती है और बीच में थोड़ा मोटा होता है। और एंटीरियर और पोस्टीरियर
थिन होते हैं, पतले होते हैं, ये देख रहे हैं आप। एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड पतले हैं, तो यहाँ दूसरा पॉइंट नोट कर दिए, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड पर थिन होती है, थिन होते हैं और मिड यानी कि मध्य में थिक होते हैं, मोटे होते हैं थोड़े, आप देख रहे हैं, इसलिए इनका साइज तकुए के आकार का हो जाता है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म इसमें देखने को मिलती है। यानी कि सेक्स सेपरेट होते हैं, अलग अलग, मेल एंड फीमेल पूरी तरीके से अलग अलग दिखते हैं। मेल में पोस्टीरियर साइड कर्व होती है, अर्थात मुड़ी हुई होती है। आप देख रहे हैं ये मुड़ी हुई है, इसका मतलब हो गया, कर्व का मतलब मुड़ी हुई है। पीछे की साइड जो मुड़ी हुई देख रहे हैं आप, इस पर जेनाइटल पोर यहाँ देखने को मिलेगा, मेल जेनाइटल पोर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्या है ये? मेल जेनाइटल पोर, और पेपली देखने को मिलेंगी यहाँ पर। और एंटीरियर साइड पर क्या देखने को मिलेगा? और फीमेल के केस में क्या होता है? फीमेल में पोस्टीरियर साइड कैसी होगी? स्ट्रेट होगी, यानी कि सीधी होगी। आप हिंदी में समझ लीजिए, सीधी होती है। और इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा? मेल थिन, पतला होता है, देन द फीमेल यानी कि फीमेल लार्ज होती है और मेल जो होता है वो थिन होता है, और फीमेल जो होती है वो मोटी होती है, थिक होती है। मेल थिन देन द फीमेल, फीमेल से मेल कैसा है? पतला है, स्मॉल है, आप देख रहे हैं फिगर में बना हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। मॉर्फोलॉजी का नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म का मतलब आप समझ गए होंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके शेप एंड साइज की। अगर इसका शेप एंड साइज की अगर बात कर लें, और क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ देखिए मेल की लंबाई की अगर बात करें तो कितनी मेल की लंबाई देखने को मिलेगी? ये 15 से 20 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। और अगर इसको डायमीटर की बात करें, यानी कि गोलाई की बात करें, तो ये 2 से 4 सेंटीमीटर, 4 मिलीमीटर मोटा होता है। फीमेल की अगर बात करें, फीमेल की लंबाई जो होती है वो 20 से 40 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर लंबी देखी गई है। और डायामीटर की बात करें
इसके डायमीटर की बात करें तो ये 4 से 6 mm मोटी होती है। तो इस आप इसका जो शेप एंड साइज है वो देख लिया है आपने पूरी तरीके से। जो मेल है वो छोटा होगा साइज में, फीमेल जो है अधिकतम जो है 40 और मिनिमम 20 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। कलर की अगर बात करें तो कलर चमकीला पीला पीला, और अगर हम और पिंक कलर का भी देखने को मिल जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का एंडोपैरासाइट है, ये आप समझ गए होंगे पूरी तरह से। मेल की टेल जो होती है वो कर्व होती है, ये मैंने आपको पिछले नेक्स्ट पॉइंट में लिखा चुका हूँ। बॉडी इज कवर्ड बाय क्यूटिकल लेयर। बॉडी किससे कवर्ड है? बॉडी इज कवर्ड क्यूटिकल लेयर। दोनों की बॉडी, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों की बॉडी क्यूटिकल का आवरण चढ़ा रहता है। एंटीरियर साइड पे क्या देखने को मिलेगा और पोस्टीरियर साइड पे क्या देखने को मिलेगा? नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर, मॉर्फोलॉजी का नेक्स्ट पॉइंट आपको हम बताते हैं। इसके जो एंटीरियर साइड पर माउथ देखने को मिल रहा है। माउथ है, और माउथ कैसा है? ये वाई शेप्ड है। वाई शेप्ड माउथ कैसा है? पूरी तरीके से वाई के आकार का है। यानी कि एंट्री इंड पर बात करें हम तो इसके क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर थोड़ा हम रफ करना चाहते हैं नीचे वाला, ये आप अच्छे से समझ जाए तो अच्छा है। पहले एंटीरियर साइड देखते हैं इसकी, और फिर पोस्टीरियर साइड देखेंगे। एंटीरियर साइड पर हम क्या देखने को मिलते हैं? अगर हम बात करें इस पर, यहाँ पर 3 लिप पाए जा रहे हैं। ये इसका माउथ हो गया। ये क्या है? माउथ है। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? ये पेपली पाई जा रही हैं। फेस मीडिया मिलेंगे यहाँ पर देखने के लिए। ये मिड वेंट्रल लिप है। ये लैटरल वेंट्रल लिप, लैटरल वेंट्रल लिप्स है। और ये दूसरा लिप आप देख रहे हैं, ये लैटरल लिप है। ये लैटरल लिप और इसके पास में फेस मीडिया है। एम्फिड देखने को मिल रही है। यहाँ पर एम्फिड की रचना है। एम्फिड है, ये एम्फिड है। और एम्फिड के साथ साथ और यहाँ पर मिड डॉर्सल लिप, ये मिड डॉर्सल लिप है। मिड डॉर्सल लिप, तो ये देख रहे हैं 3 तरीके के लिप्स आप देख रहे हो। ये लैटरल वेंट्रल, लैटरल वेंट्रल का मतलब ये इस जैसे ये है, तो इसका ये वाला और ये वाला दोनों से मिलकर के जो लिप्स बना है उसको लैटरल वेंट्रल लिप कह रहे हैं। और ये पूरी तरीके का लैटरल लिप है, और ये मिड डॉर्सल लिप है। इसके ऊपर जो है एम्फिड है, और ये पैपली है। ये आप पूरी तरीके से देख रहे हैं, इस पर पैपली पाई जा रही है। ये डबल पैपली कहते हैं ना, ये पैपली है। पैपली, ये पैपली पूरी तरीके से, पैपली जो है पूरी तरीके से सेंसरी ऑर्गन का काम कर रही है यहाँ पर।
ये सेंसरी ऑर्गन का काम कर रही हैं, ये एम्पिड भी सेंसरी ऑर्गन। बॉडी पर, अब बॉडी की बात करेंगे। बॉडी के ऊपर 4 लाइन देखने को मिल रही है। 4 लाइन, कौन कौन सी 4 लाइन है? सिंगल मिड वेंट्रल लाइन, मिड वेंट्रल लाइन है ये वाली जो आप देख रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं? मिड वेंट्रल लाइन। मिड वेंट्रल, ये वाली जो लाइन है ये आप देख, इसको हम थोड़ा साफ करना चाहेंगे भाई लोगों, मार्फोलॉजी दिखाना है इसको। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, इसको मिड वेंट्रल लाइन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मिड वेंट्रल लाइन। ये सिंगल में है, ये मिड वेंट्रल लाइन सिंगल में है। और 2 लाइन जो है वो लेटरल है। 2 लाइन कैसी हैं? 2 लाइन जो हैं, ये मिड वेंट्रल लाइन आप देख रहे हैं, अच्छे से देखिए, यहाँ पर फिगर में आपको दिख रहा है मिड वेंट्रल लाइन है। और 2 लाइनें जो हैं वो लेटरल लाइन है। 2 लाइन लेटरल हैं। और डॉर्सल लाइन, एक सिंगल डॉर्सल लाइन देखने को मिल रही है, डॉर्सल लाइन। तो आप टोटल नंबर ऑफ डॉर्सल लाइन कितनी है? 4 लाइन। इसकी बॉडी पर 4 लाइन देखने को मिल रही है। ये आप देख रहे हैं पूरी तरीके से मिड वेंट्रल लाइन है। ये और ये दोनों जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लेटरल लाइन है। जो हम बता रहे हैं आपको, 2 लाइन लेटरल है। तो ये वाली और ये वाली, ये दोनों लाइनें पूरी तरीके से लेटरल हैं। और इसके नीचे डॉर्सल, नीचे साइड में आप क्या देखेंगे? ये एक लाइन है सिंगल, जिसको हम कह रहे हैं डॉर्सल लाइन। तो 4 लाइनें इस पर हम देखेंगे और क्यूटिकल का आवरण है। ये बात आप समझ गए। अब हम इसके शेष मार्फोलॉजिकल करैक्टर की चर्चा करेंगे। हम समझते हैं आपने यहाँ से नोट कर लिया होगा कि पूरी तरीके से आपको बहुत ही डीपली मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें एक एक बात आपको बताता चलूंगा कि इसके लिप्स कैसे होते हैं। वो लिप्स पर एक पेपली पाई जा रही है, वो सेंसरी है पूरी तरीके से, कीमो रिसेप्टर है। और कीमो रिसेप्टर का मतलब रसायन संवेदी होती है पेपली। और जो फैस्टमेडिया आपको मैंने बताए, एम्फिड बताए, ये जो हैं वो पूरी तरह से कीमो रिसेप्टर यानी कि रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी यानी कि रसायन का श्रावण करके इसको पहचान लेते हैं। एंट्री पे माउथ के लिप्स जो सेंसरी ऑर्गन की तरह ये पेपली जो और है, ये वो पूरी तरीके से पेपली जो है टैगमा रिसेप्टर है, स्पर्श संवेदी है। पेपली जो है वो स्पर्श संवेदी है, जो अभी मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर इस तरीके से जो पेपली पाई जा रही है, ये पेपली हैं जो स्पर्श संवेदी हैं। ये स्पर्श की संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। और जो आपको मैंने अभी बताया है एम्फिड, ये कीमो रिसेप्टर का काम करते हैं, रसायन संश्लेषी हैं, कीमो रिसेप्टर। तो ये आपको अगर यहाँ से सवाल पूछेगा कि पेपली किस नेचर की होती हैं, तो आपको बताना है ये स्पर्श संवेदी हैं। और अगर आपसे पूछेगा एम्फिड किस नेचर का है, तो आप बताना है आपको कि ये रसायन संवेदी है, अर्थात कीमो रिसेप्टर का काम करते हैं। अब इसके पिछले की, ये पिछले वाले जो हिस्से, इसकी मार्फोलॉजी की बात करेंगे हम। और इसकी मार्फोलॉजी में क्या क्या देखने को मिलता है। ये एंटीरियर साइड पर अभी आपने देखा क्या क्या चीज़ देखने को मिली। माउथ, माउथ का आपको मैंने लिप्स वगैरह दिखाया। और इसकी बॉडी पर 4 लाइनें आपको देख रही हैं। इसके पोस्टीरियर साइड पर देखते हैं, पोस्टीरियर एंड क्या क्या कहती। पोस्टीरियर एंड पर क्या क्या देखने को मिलेगा। पोस्टीरियर एंड अगर मेल की बात करें तो मेल में क्या होती है, पूरी तरीके से मेल में कर्व होती है, कर्व है, घूमी हुई आप देख रहे हैं। और जबकि फीमेल में, और फीमेल के केस में ये कैसी स्ट्रेट है,
स्ट्रेच का मतलब आप समझ रहे हैं सीधी, और इसमें क्या है, मुड़ी हुई, एक तरफ मुड़ी हुई है, एक तरफ सीधी। ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी करेक्टर पढ़ रहे हैं आप, जिसे बाहर से देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। इसकी आपको अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। अगर हम मेल के केस की बात करें तो मेल में क्या देखने को मिलेगा, इसके एंटीरियर साइड पर आप इस पर फीमेल की, अगर मेल में अगर बात करें तो यहाँ पर ये मेल जेनिटल पोर देखने को मिल रहा है, और मेल जेनिटल पोर पर क्या पाए जा रहे हैं, एक तरीके से मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, टेस्टस वगैरह मिलेंगे यहाँ पर देखने के लिए, और क्लोएका ऑपरेटस है जिसपे पीनियल सीटी पाई जा रही है। यहाँ क्या देखने को मिलेंगी, पीनियल सीटी, ये पीनियल सीटी पाई जाएंगी यहाँ पर, पीनियल सीटी, पीनियल सीटी यहाँ पर देखने को मिलेंगी पूरी तरह से, और ये पीनियल सीटी ही इसका सेक्स ऑर्गन कहलाएंगी। मेल के केस की बात कर रहे हैं हम, जो ओपन हो रही हैं, ये फिंगर लाइक है पूरी तरीके से। एस्कर इसके पिनियल पेपली पर 50 पोर पाए जा रहे हैं, और यहाँ पर पोस्चुरियर एनल पेपली भी देखने को मिलेंगे, पोस्चुरियर एनल पेपली, एनल पोर भी यहाँ देखने को मिलेगा। ये एनल पोर है, ये एनल पोर है, और एनल पोर पर एनल पेपली देखने को मिल रही है। फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में 1/3 भाग के ऊपर आपको ये फीमेल जेनिटल पोर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फीमेल जेनिटल पोर है, और इसका जो एंड है वो पूरी तरीके से सीधा है। फीमेल में टेल के एंड साइड पर स्मॉल पोर ओपन होता है, जिसे एनस कहते हैं। यहाँ पर एनस है, इसमें भी एनस है और इसमें भी एनस है, ये एनस देखने को मिल रहा है। और इससे थोड़ी ऊपर फीमेल जेनिटल पोर आप देख रहे हैं, फीमेल जेनिटल पोर है। बॉडी वाल की अगर इसकी बात करेंगे कि इसके बॉडी वाल में क्या क्या देखने को मिलेगा, बॉडी वाल की अगर हम बात कर लें, बॉडी वाल अगर हम बात करें, बॉडी वाल में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो बॉडी वाल जो पूरी तरीके से 3 लेयर की मिलकर बनी होती है। बाहर का जो होता है एक्सटर्नल लेयर काय की होती, एक्सटर्नल लेयर काय की बनी हुई है, क्यूटिकल की, क्यूटिकल की बनी हुई है एक्सटर्नल लेयर। और मिड लेयर काय की बनी हुई है, अगर मिड लेयर की बात करेंगे तो ये पूरी तरीके से मिड लेयर की अगर हम बात करें तो ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस लेयर है। और अंतिम लेयर की अगर हम बात करें, जो लास्ट लेयर है वो मस्कुलर है, मस्कुलर, ये इनर लेयर है। कौन सी लेयर है, मस्कुलर लेयर, इसको इनर लेयर कह रहे हैं, इनर लेयर, इनर लेयर है। ये एक्सटर्नल लेयर काय की बनी हुई, क्यूटिकल की। मिड लेयर काय की बनी, एपिडर्मिस की। और मस्कुलर लेयर बनी हुई है, ये इनर लेयर है जो मस्कुलर है, पूरी मसल्स से बन गई, और इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जा रही हैं। तो ये आपने अच्छे से देख लिया, इसको नोट कर सकते हैं आप विद फिगर के साथ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। डाइजेशन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे थोड़ी देर से, यहाँ डाइजेशन सिस्टम देखिए, ये पूरी तरीके से मॉर्फोलॉजी का टॉपिक खत्म हुआ। मॉर्फोलॉजी की आपको मैंने एक एक बात, एक एक पॉइंट आपको बता रखा है। इतनी बात आप अच्छे से समझ, जो भी भाई बहन देख रहे हैं इसको फौरन हमारे लिए मैसेज या कमेंट्स करते रहिए, जिससे हम ये समझ सकें, हमें नई ऊर्जा मिल सके और हम बच्चों को आगे बेहतर पढ़ाने का प्रयास कर सकें।
सभी जो लोग देख रहे हैं उनसे बारंबार यही रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स करिए, हमें बताइए कि आपकी क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसको हम आगे देखते हैं। अब हम अगर इसके बात करें डाइजेशन सिस्टम की, डाइजेशन सिस्टम तो कंप्लीट डाइजेशन विद एनस, माउथ एंड एनस। यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम पाया जाता है। डाइजेशन कैसा होता है इसमें? डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, सेल्यूलर इन इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ हो रहा है आप समझ रहे हैं? डाइजेशन एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन सिस्टम देखने को मिल रहा है। इसमें पूरी तरीके से माउथ से लेकर के एनस तक फैली हुई है। एनस तक पूरी तरीके से माउथ में क्या देखने को मिलेगा? आपकी अभी माउथ की चर्चा की है हमने, और माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इंटेस्टाइन, ओइसोफेगस भी यहाँ देखने को मिलेगा। और ओइसोफेगस के बाद यहाँ पर इंटेस्टाइन देखने को मिलेगी, और रेक्टम, यूरियोटैलिक है, ये यूरिया का उत्सर्जन करता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिया है। और यहाँ पर एनस देखने को मिलेगा, एनस के द्वारा ये इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल पास आउट हो जाता है। रेस्पायरेशन की बात करें तो इसमें रेस्पायरेशन कैसा होता है, एक नज़र में समझ लेंगे बहुत कम समय के लिए। रेस्पायरेशन की अगर हम बात करेंगे, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, रेस्पायरेशन में बहुत खास बात नहीं है। रेस्पायरेशन में इसके पूरी तरीके से ऑक्सीजन की अब्सेंटेशन में ये अपना काम चला लेता है, इसमें किसी भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। बट सम टाइम ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होने पर एरोबिक रेस्पायरेशन भी करता है, एनएरोबिक respiration, but sometime present O2, अगर कभी कभी ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो भी एरोबिक, तो ये एरोबिक रेस्पायरेशन करता है, कर लेता है, क्योंकि जो ये एंडोपैरासाइट है तो पूरी तरह से ह्यूमन बीइंग में जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन भोजन से सीधे ग्लूकोज प्राप्त कर लेता है, इसलिए इसको ब्रेक डाउन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए क्योंकि बॉडी में हमारे लीवर में
ब्लड के माध्यम से ग्लूकोज को बॉडी वॉल के द्वारा ऑब्जर्व कर लेता है, तो ग्लूकोज को कोई तोड़ने की आवश्यकता नहीं, ग्लाइकोजन आसानी से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और ये इसका फूड मटेरियल हो जाता है। सेलुलर डाइजेशन वो रेस्पिरेशन या देखो को ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपने देखा डाइजेशन सिस्टम देखा इसका और रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा, इसकी मार्फोलॉजी पे हमने बहुत ब्रॉड डिस्कस किया है और अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हो सकता है इसका लाइफ साइकिल भी कंप्लीट कराते हैं। तो जो भी भाई बहन देख रहे हैं बारंबार इनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए आप मार्गदर्शन करें, अच्छा बढ़िया मैसेज भेजें, आपको बताएं क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है। और आज के लिए हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि।